हाय गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं भाई सारे? पेपर वैसे अच्छा जा रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बता देना। और आई होप कि अभी आपका साइकोलॉजी माइनर का पेपर नहीं हुआ होगा। सो डेट शीट तो नहीं आई थी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि पहले मॉड्यूल 1 कंप्लीट कराते हैं, देन मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड 4 पे आएंगे। ओके, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वन शॉट वीडियो मॉड्यूल 1 की है ये, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पूरा मॉड्यूल एक साथ डिस्कस किया। ये साइकोलॉजी बीए सेकेंड सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स ने माइनर में साइकोलॉजी ऑप्ट किया है उनके लिए है ये सब। मतलब ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है, मेजर के लिए नहीं है, माइनर के लिए। हाँ, अगर आपका टॉपिक मेजर वाला माइनर से मिलता है तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका मॉड्यूल 1 है साइकोलॉजी माइनर का, थिंकिंग एज अ टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हुए पूरे मॉड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन शॉट। ओके, सो अगर मैं पूछूं आपसे कि थिंकिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे? बताओ। बेसिकली थिंकिंग यानी कि सोचना, लेकिन वो जब हम डीप थिंकिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग यानी अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया, अच्छा आज तो घर पे इडली बनने वाली है, वाह आज तो डोसा बनने वाला है, क्या बात है, मैगी बनाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही क्लास के बीच में बैठ के, टीचर उधर पढ़ा रहा है, मी गॉट नो चिल, मैं तो भाई ये सब सोच रही हूँ खाने पीने का। ठीक है, ये थिंकिंग है नॉर्मली। लेकिन जब डीप थिंकिंग में आते हैं तो वो कॉग्निटिव हो जाता है। जब आप सोच विचार के कर, जैसे एग्ज़ाम में आपको आंसर नहीं आता तो एकदम गहरी सोच में पढ़ते हो ना आप कि अब लिखे क्या भाई, आंसर कैसे बनाए, तो वो आपका कॉग्निटिव में वो एक्चुअल थिंकिंग होती है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि वो भी मतलब थिंकिंग तो सब कुछ है जो आप इंस्टेंटली सोच रहे हो, अचानक से आपके दिमाग में हिट किया, आपने सोचने लगे उसके बारे में। बट अगर कॉग्निटिव प्रोसेस की बात हो गई, इंटरनल प्रोसेस है ये, तो जब हम बोलेंगे डीप थिंकिंग, किसी चीज़ को गहरी तरीके से सोचना, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग बेसिकली इन साइकोलॉजी। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया एग्ज़ाम का, विच इज़ बेस्ट, कि एग्ज़ाम में जब हमें नहीं आता है तो हम कितना फोकस करते हैं, अपने दिमाग पे कितना ज़ोर डालते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि गलती से याद आ जाए कि टीचर ने हेडिंग में लिखा क्या था। भाई हेडिंग मिल जाए, अंदर तो हम गाने भी लिख देंगे ऐसा मत करना यार, मजाक कर रही थी। ओके, तो ये होता है हमारा थिंकिंग। तो इट इज़ एन कॉग्निटिव प्रोसेस, मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस डायरेक्ट्स एंड रिजल्ट्स इन अ बिहेवियर दैट सॉल्व प्रॉब्लम। कि सिर्फ थिंकिंग नहीं, सब चीज़ों के लिए नहीं होता। लाइक अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए, एग्जाम्पल ले लो कि आपको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया, राइट, और आपने तो फिर आपको तो पकड़ा दिया गया वो लेटर आपको। अब आपको घर पे जाके बताना है, इसके लिए आप बहुत गहरी सोच में पड़े हो कि किस दोस्त पे इल्ज़ाम लगाओ कि उसकी वजह से मैं फंसा। ठीक है, क्या ऐसा बहाना मारूं जिससे सारे लोगों को लगे कि यार ये तो निर्दोष है बेचारा, गेहूं के साथ घुन पिसा गया, ऐसा लगे। ठीक है, तो आप बहुत गहरी सोच में हैं, आप सोच रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लिखना कि यही अपने दोस्त पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ कि यार वही क्लास में लंच कर रहा था और प्रिंसिपल ने देख लिया पीछे और टीचर पढ़ा रहा था, वो तो लंच कर रहा था, उसने गलती से मुझे एक चिप्स की पैकेट पकड़ा दी और उसने जो खाना लेकर आया था वो मुझे अपने हाथों से खिला दिया और हम दोनों को मैम ने देख लिया और दोनों को रस्टिकेशन लेटर पकड़ा दिया और रस्टिकेट कर दिया। ये इसका अगर परफेक्ट सॉल्यूशन है तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग की, जो सोच विचारा, गूढ़ा गणित किया अपने दिमाग में, अब अपने मम्मी को जाके बता देंगे और पापा को भी अच्छे से बता देंगे कि वो खा रहा था और मैंने बस थोड़ा सा एक बाइट लिया, तब से मैम ने मुझे देख ली, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो टिफ़िन भी नहीं खोला। तो ये क्या हो जाएगा? थिंकिंग है जो आपको सॉल्यूशन निकाल के दे प्रॉब्लम का। ओके, सो ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे जो थोड़ा अजीब सा बनाया है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जनरेट आइडिया, इसमें हम क्या करते हैं थिंकिंग में, थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेट आइडिया, मेक डिसीजन। हम आइडिया जनरेट करते हैं कि क्या बहाना मारे, ठीक है, मेक डिसीजन, फिर अपने डिसीजन लेते हैं कि हाँ अपने दोस्त पे इल्ज़ाम लगाना है सारा। सेकंड, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी, एनालाइज कर लिया इशू, सॉल्यूशन भी मिल गया कि हाँ अपने दोस्तों को ये चीज़ें बोल के फंसा दूंगी और मैं भी बच जाऊंगी। और फिर जजमेंट फॉर्म करते हो, यानी कि ओपिनियंस बनाते हो आप। ओके, सो ये होता है। वैसे तो ये एग्जांपल बहुत ही जनरल लाइफ का था, बट जब आप एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हो
ठीक है, कि किसी चीज़ को अगर आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दे दिया है तो उसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो अपने आइडिया बनाया, अपनी डिसीजन मेक किया। एग्जाम्पल ले लो कि आपको एस्से लिखना है, तो आपने खुद के आइडियाज़ कुछ सोचे दिमाग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, क्रिएटिविटी अपनी सोची, जो भी कर सकते हो। फिर डिसीजन लिया कि आप थक गए हो या फिर आप गूगल का हेल्प ले लोगे, चैट जीपीटी यूज़ कर लोगे। ये सारे डिसीजंस हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं फटाफट ना, ऑप्शंस आपके पास हैं कि चैट जीपीटी यूज़ कर लूँ, गूगल यूज़ कर लूँ, यूट्यूब पे छाप लूँ, या फिर अपने दोस्त का चेप के चला जाऊँ। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आएगा। तो डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करना है, चूज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल। तो फिर एक काम करता हूँ, दोस्तों का एक चेप लेता हूँ, ये तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इशू आपका सॉल्व हो गया, आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब जजमेंट फॉर्म कर सकते हो, उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल थिंकिंग। तो जनरेट आइडियाज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिविटी आती है, डिसीजन मेकिंग बता दिया, ऑप्शंस आते हैं, उसमें बेस्ट चूज़ करना होता है, सॉल्व प्रॉब्लम में एनालाइज करना होता है इशू, और सॉल्यूशन को पिक करना होता है, फाइंड करना होता है, और फिर हम अपने ओपिनियंस और जजमेंट बनाते हैं। नाउ मूव। ओके, दिस इज़ द करेक्ट वन। माइंड ब्रेन बिहेवियर, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। माइंड क्या होता है, अगर मैं सोचूं, अब देखो माइंड और ब्रेन में सब कंफ्यूज होते हैं, सब कहते हैं अरे दिमाग ही तो है, दिमाग ही तो है। बट द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन इज, माइंड इज़ अ सब्जेक्टिव एंड ब्रेन इज़ अ फिजिकल ऑर्गन। ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड आपका एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है थॉट का। यानी कि आपकी जो दिमाग है वो आप जो एक्सपीरियंस गैदर करते हो लाइफ में, कोई इंसान किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता, या फिर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो सबसे रूडली बिहेव करता है, सबसे चिल्ला के बात करता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो लोग उसे जज करते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा इंसान है। बट नोबडी सेज दैट कि क्या पता उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो कि उसका लोगों पे से विश्वास उठ गया, उसके बाद से उसने डिसाइड किया कि मैं इसी तरीके से रहूँगा, आई विल नेवर बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन एनी ऑफ द पीपल। ठीक है, चाहे वो मेरे कॉलेज का हो, स्कूल का हो, टीचर से क्यों ना हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसकी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है जो उसे बताता है कि अब लोगों पे भरोसा करना ठीक नहीं। ठीक है, ओके, तो ये आपका माइंड में आ जाएगा। बिलीफ है, उसकी कुछ बिलीव्स है कि हाँ लोग धोखा देते ही हैं, सारे के सारे लोग सांप ही होते हैं, बस मेरे पेरेंट्स और फैमिली को छोड़ के, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करते हैं, बाकी सारे लोग उसे डिच कर दिए हैं तो वो बोलेगा ही। तो उसकी कुछ बिलीव्स बन गई हैं, उसकी कुछ इंटेंशंस है, कॉन्शियसनेस है, उसका कुछ स्पेसिफिक बिलीफ है, फेथ है कि हाँ भाई आई विल नेवर ट्रस्ट एनीबडी, तो वो माइंड में आएगा। लेकिन ब्रेन की जब हम बात करेंगे तो वो चीज़ है ना कि फिजिकल ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और जनरेट थॉट थ्रू न्यूरल एक्टिविटीज़। अब मैं एग्जांपल ले लूँ, जितनी भी, जैसे आप किसी गर्म सब्सटेंस को टच कर दिए और अपने अचानक से हाथ हटा दिए, तो आपको अचानक से हाथ हटाने का जो ट्रांसमिशन मिला वो ब्रेन से मिला ना। और ब्रेन क्या होता है, सीपीयू है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जनरेट भी आइडियाज़ वही करता है, और जो एक्टिविटी आप कर रहे होते हो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप सही तरीके से आपका माइंड वर्क करेगा तो आप सही रहोगे। आपका माइंड, जैसे हम बोल रहे हैं हम तो बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो जैसे अगर कोई इंसान उस चीज़ में, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रील हम लोग देखते हैं तो रील की एडिक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स में, मैक्सिमम देखा है मैंने। तो जो रील की एडिक्शन है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक एंजाइम कह लो या फिर कुछ ऐसा केमिकल जो होता है वो रिलीज़ होता है। तो जितना हम शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं ना, हमें खुशी मिलती है। ठीक है, हम जैसे थोड़े से 15 मिनट्स के शॉर्ट्स देखा और बहुत खुश हुई मैं, और वो डोपामिन का जो लेवल होता है वो ना इंक्रीज़ होते जाता है, और फिर आपकी उसको लत लगती जाती है। 1 घंटा 2 घंटा आपका रील में निकल गया, जब तक आपके पेरेंट्स आपको एक झापड़ मार के आपका फ़ोन ना छीन ले कि बेटा तू 3 घंटे से यही कर रहा है, पढ़ाई नहीं की तूने, तो वो ब्रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि आप उसके बस में, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज उसने एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ कर दिया जिसकी वजह से आपको उस चीज़ की लत लग गई। और ये एडिक्शन सिर्फ मोबाइल की नहीं, ये एडिक्शन किसी भी ड्रग की, सिगरेट, अल्कोहल, किसी भी चीज़ की, इसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। तो मैंने क्या बोला, ये न्यूरल एक्टिविटीज़ है, आप अपनी न्यूरल एक्टिविटीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, आप नहीं, और साइंटिफिकली प्रूवन भी है, हम लोग को चॉकलेट से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, चॉकलेट से बहुत जो है
लत, चॉकलेट की लत भी लगती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो सेम चीज़ जो है केमिकल जो है रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उन्हें वही सेम चीज़ की क्रेविंग होती है, उन्हें मन करता है कि हाँ वो खाते रहे और उनको अच्छा लगता है उस चीज़ में, उनका माइंड हैप्पी होता है और ब्रेन उतना ही ज़्यादा सिक्रिएट करना चालू कर देता है। तो ये क्या है? एक न्यूरल एक्टिविटी है। आई होप इट इज़ क्लियर। और बिहेवियर एक्टिव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई। मैं बस एक चीज़ बोलूँगी बिहेवियर के लिए। मैंने बोला कि एक गर्म कप है, उसको आपने टच किया, अब टच तो कर दिया, इसमें देखिए आपने जैसे ही टच किया आपको गर्म लगा और आपने झट से हाथ हटा लिया। माइंड ने ब्रेन ने आपको जो है आपकी जो न्यूरल एक्टिविटीज़ है उसने आपको ट्रांसमिट किया कि देखो कप गर्म है, हाथ हटा लो वरना जल जाएगा। और तुरंत आपने क्या बिहेव किया? आपने झटके से हाथ हटा लिया। बिहेवियर में आएगा एक्टिव इन रिस्पॉन्स, आप कैसा रिस्पॉन्स करो। आपने उसे टच किया, आपको गर्म लगा, तुरंत आपने हाथ हटा लिया। आपने क्या किया? फास्ट रिस्पॉन्स किया। अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ना, ट्रस्ट मी, आप उसको टच करते रहोगे और आपका हाथ जल जाएगा और बहुत लेट प्रोसेस हो रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा, आप नहीं हटाओगे हाथ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेन कि आपको वहाँ से आया कि भाई हाथ हटा ले, कब बहुत गर्म है, जल जाएगा तेरा हाथ, तो फट से आपने हटा लिया। तो या बिहेवियर दोनों तरीके से, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। सो इट इज़ बिहेवियर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का बिहेवियर को आप नहीं वो जज कर सकते कि क्यों है ऐसा कोई। मे बी ही और शी इज़ नॉट इंटरनली हैप्पी। मुंह पे तो सब हंसते हैं ना, मुंह पे सब स्माइल रखते हैं, क्योंकि अपना कोई इस दुनिया में मजाक नहीं उड़ाना चाहता। तो एवरीवन हैव समथिंग, लेकिन उनके निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई अगर वो स्टूडेंट ही है, वो उसकी लाइफ में उसके घर में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, मे बी समथिंग लाइक अगर समझ लो कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो स्कूल में जा रहा है, ही इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी, तो टीचर्स क्या करेंगे? उसे पोक करेंगे कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, अब तेरा ये है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तुझे, तेरा ही कंप्लेन करूँगी, तुम्हारा मार्क्स नहीं अच्छा है। तो टीचर्स यूज़ टू से दिस ना, अब टीचर्स को नहीं पता, बट टीचर क्या कर रहा है? उसे वो कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ाई की, तेरा नंबर कम आ रहा है, ये वो, कि क्यों बच्चे तुमने पढ़ाई नहीं की, है ना। इस तरह की जब चीज़ें बोलते हैं, या फिर कुछ टीचर तो ऐसे भी होते हैं जो इंसल्ट करना चालू कर देते हैं कि तुम पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली आई हैव फेस दिस अ लॉट। मेरे भी क्लास स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनका यही स्टेटमेंट होता था, अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया दैट मीन्स कि तुम पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। दे स्टार्टेड जस्ट मतलब इतनी जल्दी से अगर कोई ओपिनियन बना लेगा तो सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। और अगर किसी टीचर का ये सेंटेंस होता है तो उसके बाद उस इवन मी अगर कोई ऐसा बोलता है तो कितना हर्ट होता है, ये जो हम ही जानते हैं। बट हम नेगलेक्ट करते हैं और अपने फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कि जो मन में आए बोलो, समझ में आया, ऐसा रखना पड़ता है। सब लोग बोलते हैं ना कि इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट ट्रस्ट मी, एक बार पूछ के देखो, एक कोई उसका क्लोज फ्रेंड नहीं होता, वो कभी किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरा क्लास का एक फ्रेंड था, राइट, हम लोग जो है पढ़ाई करते थे साथ में स्कूल में, और उसका मार्क्स नहीं अच्छा आता था बिकॉज वो उसने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। नॉट अ सिंगल पेज ही रीड, ही हैड रिटन और स्टडीड एनीथिंग, उसने कुछ नहीं पढ़ा। 12th में जब भी आया तो उसे मतलब फिर उसे फेस करना पड़ा बहुत सारी इंसल्ट, क्योंकि 11th में तो फिर वो एब्सेंट बहुत होता था तो टीचर्स नहीं बोलते थे कुछ, कभी कभी आता था, एग्ज़ाम देता था, ऐसे ही मजाक मस्ती में हंसता रहता था। 12th में उसे बहुत इशू फेस करना पड़ा। इवन उसने मुझसे एक बार बोला कि ख़राब मार्क्स आने और बोर्ड्स में फ़ेल हो जाने से तो बेटर ही है पलक कि मैं मर जाऊँ। मैंने उसे 1 घंटे का लेक्चर वहीं जो है रोड पे ही खड़े होके दिया कि देखो यार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लाइफ ही है, फेल भी इंसान होता है तो क्या। एक बार उसे, और वैसे मैंने उसे 12th फेल की एग्जांपल भी दे दी कि देखो वो 12वीं फेल था लेकिन IPS ऑफिसर बना, ठीक है। तो उसे मैंने ये सारी एग्जांपल दी, उसको मैंने कंसोल किया कि ऐसा नहीं होता। फिर मैंने उसे बोला भी कि कुछ भी तुम्हें पूछना हो तो मुझसे पूछना। और वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछता था क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं था, तो उसको बेसिक चीज़ें ही बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी। हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम तो 11th 12th में कॉमर्स लेते, तो उसको बहुत बेसिक अकाउंटेंसी में और ये सारी चीज़ों में से बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। वॉइस नोट पे मैं उसे एक्सप्लेन करती थी व्हाट्सएप पे कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा, कुछ भी इंग्लिश भी एक्सप्लेन किया, अकाउंट्स भी एक्सप्लेन किया, BST एक्सप्लेन किया, बिजनेस स्टडीज़। तो और वो पास तो कर लिया, एक सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंट आया, बाकी उसने क्वालिफाई कर लिया, राइट। तो आई वॉज हैप्पी, इवन आई प्रेव्ड फॉर हिम
कि भगवान जी कुछ भी हो जाए इसको पास ही करा देना, लेकिन फ़ेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड ऐसा करे, सोचे कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ फ़ेल होने से तो बेटर है, इससे तो बेटर है ना कि वो पास हो जाए, भले ही वो जस्ट पासिंग मार्क्स हो लेकिन पास हो जाए। तो किसी भी अब सब लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि तुझे तो कुछ नहीं आता, टीचर्स हंस रहे हैं उस पर, स्टूडेंट्स भी साथ में मिलके हंस रहे हैं। जब टीचर बढ़ावा देता है तभी स्टूडेंट पोक करते हैं स्टूडेंट को। हाँ, बुली होते हैं इंसान जस्ट बिकॉज कि उसका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो एवरीवन वाज लाफिंग एट हिम। ये सारी चीज़ें, अगर आप भी स्टूडेंट हो, इस स्टोरी से आपको यही सीख मिलती है कि आप किसी बंदे को ट्रोल मत करो। अगर उसका मार्क्स 0 भी आ रहा है तो आपको क्या मतलब, आप अपना मार्क्स देखिए ना। मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने मार्क्स से पहले मेरा मार्क्स जानना रहता था श्योरली कि मैम पलक का कितना आया है। इवन बॉयज़ दे आर सो गॉड, क्या ही बताऊँ। मतलब कॉपी मेरे पास आने से पहले 4 लड़कियों तक तो जा ही चुकी होती थी कि अरे इसका इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है, मैम मेरा कितना है, इससे कम तो नहीं है। आई वॉज लाइक यार कंपैरिजन करने में ही पूरी लाइफ निकल जाएगी लिटरली। अगर कोई पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़े, आपको नहीं देखना है कि कौन से बच्चे ने कितना परफॉर्म किया और किस टाइप के मार्क्स आए हैं, आपके उससे कम है, कौन फर्स्ट आया, पलक तो फर्स्ट नहीं आ गई, उसका मार्क्स हाईएस्ट क्यों है, मैम आपने कहाँ कट कर दिया मेरा। ये सारी क्लास में जब इंसिडेंट होती है तो सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है और आप तो अपना डिस्टर्ब हैं ही, आप तो मेंटली डिस्टर्ब हैं ही पहले से दूसरे का मार्क्स देख के, बट आप सामने वाले को भी डिस्टर्ब करके रखते हैं। अब 4 बार कॉपी लेके मैम इसका सही हुआ मेरा क्यों नहीं, मैम इस पर कैसे नंबर मिल गया इसको, इसने ऐसा क्या पॉइंट लिख दिया, मैम मुझे भी एक्सप्लेन करिए ना। दीज आर सम स्टूडेंट्स जो एकदम हद करके रख दिए थे। मेरा तो इवन चाइल्डहुड का इतना मेमोरी बेकार है कि पूछो मत। तो अगर साइकोलॉजिकल इशू होती है किसी को, दे आर डिप्रेस्ड, दे विल नॉट शो एनीथिंग। तो वैसे ही वो स्टूडेंट था जो मेरा फ्रेंड था, ठीक है, ओके। तो इससे पता चलता है कि ये एक स्टोरी मैंने बता दी अपनी लाइफ से रिलेटेड कि था ऐसा कोई इशू, तो इससे आपको यही सीख मिलती है। हालांकि ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं था बट एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, बिहेवियर में ही आएगा कि उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, मे बी उसको कोई प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं समझता ना, फिर टीचर्स भी नहीं समझते, ना ही उसके फ्रेंड्स सर्कल समझते, उल्टा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हेल्प नहीं कर सकते तो मजाक भी मत उड़ाओ, सीधी सीधी बात है। चलो अब बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे बढ़ती हूँ। बिहेवियर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, रिस्पॉन्स, ओके। अब देखिए कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, राइट। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की तो इसमें सॉरी, एक्टिवेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ओके, इंटीग्रेशन, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। तो पहले एक्टिवेशन पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी आपको बायोलॉजी रिलेटेड आपको लगेगा ये चीज़, बट हाँ थोड़ा थोड़ा तो है ही। ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया था हम लोग के, तो 10th में पूरा सिलेबस ही डिलीट हो गया था, डिलीट कह रही हूँ, सिलेबस कट हो गया था। जो हमारा बायोलॉजी में जो ब्रेन वाला जो पूरा चैप्टर था मैंने पढ़ लिया था ऑनलाइन, बट फिर मुझे सारे मेहनत बर्बाद करनी पड़ी अपनी, ठीक है। तो देखिए एक्टिवेशन में क्या होता है, न्यूरॉन्स इन ब्रेन बिकम एक्टिवेटेड वाइल इनिशिएटिंग थॉट प्रोसेस। जैसे आपको सोच रहे हो तो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इट इज़ एक्टिवेशन, समझ में आया। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अब देखिए न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स। जो न्यूरल नेटवर्क है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। मैंने बताया ना, सिग्नल आ रहा है आपके दिमाग से कि हाथ हटा लो, तो ये आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इंटीग्रेशन यानी डिफरेंट ब्रेन रीजन कोलैबोरेट टू फॉर्म अ थॉट, और ये सारे मिलके इंटीग्रेट होके एक थॉट जो है फाइनली निकल कर आता है। और आपके पास जो कहते हैं ना मेरे पास एक आइडिया आया है, ये सारा कंबाइन लेवल आके एक आइडिया जनरेट होता है, जिसे बोलते हो थॉट आया है मुझे, एक बहुत अच्छा थॉट है, ये कर लेते हैं, इससे सॉल्व हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम। तो ये आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आया हो आपको। ओके, नाउ मूव न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ थिंकिंग। तो फिर वन चलेंगे। न्यूरल सर्किट क्या होता है, न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ थिंकिंग में पहला न्यूरल सर्किट स्पेसिफिक ब्रेन रीजन जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, ये सारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स हैं जो हम लोग नहीं जानते, ऑफ कोर्स बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, दे स्टडी। तो ये क्या होते हैं, ये की रोल प्ले करते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग। जितने भी हम थिंकिंग करते हैं ये सारे जो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स हैं ये की रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, डोंट टेल मी कि आपने नहीं पढ़ा, ये तो सब बेसिक चीज़ है। केमिकल मैसेंजर्स, हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं, मैंने बोला ना डोपामीन, तो देखिए यहाँ पे भी आ गया डोपामीन। डोपामीन है सेरोटोनिन मॉड्यूलेट न्यूरल एक्टिविटी, ये जो है ये दोनों केमिकल मैसेंजर्स न्यूरल एक्टिविटी मॉड्यूलेट करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस को, जैसे कि अटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। अगर आप कितने अटेंटिव हो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज केमिकल मैसेंजर्स। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो इसकी वजह से, लर्न कितने जल्दी कर पा रहे हो इसकी वजह से, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज अटेंशन, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ मूव टू प्लास्टिसिटी। अरे या प्लास्टिसिटी, थोड़ा सा राइटिंग मेरी गंदी है क्योंकि देखिए यार अब मतलब एग्ज़ाम था तो फास्ट फास्ट जो है लिखना पड़ा, और ठीक है आप समझ जाओ, वैसे भी रफ़ में इतना कोई नहीं लिखता है ये अच्छा बहाना है कि रफ़ है मेरा। प्लास्टिसिटी, ब्रेन्स एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड अडॉप्ट थ्रू साइनेप्टिक कनेक्शंस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनेबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंकिंग प्रोसेस, यानी ब्रेन की जो एबिलिटी होती है रीऑर्गेनाइज उस चीज़ को एंड अडेप्ट थ्रू साइनेप्टिक कनेक्शंस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनेबल लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंकिंग प्रोसेस। प्लास्टिसिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं कुछ नई थिंकिंग प्रोसेस को, ठीक है। ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही कनेक्टेड है, बट इतना भी डीप में नहीं पूछता यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ट्रस्ट में। हाँ पूछेगा ज़रूर, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं कि भाई ये क्या होता है वो क्या होता है, आपको पूरा बायोलॉजी उठा के दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बिहेवियरल प्रोसेस मैनिफेस्ट इन थिंकिंग। इसमें देखो तीन चीज़ें आती है ना, क्या आपका बिहेवियरल प्रोसेस है जो कि थिंकिंग को मैनिफेस्ट करता है। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पता है तीन चीज़ें हैं, मैं पहले रीड करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड वर्बल बिहेवियर। तो सबसे पहला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को लेकर आते हैं और वो कितना इफ़ेक्टिव रहेगा उसकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं कि सही तो है। अब मान लीजिए कि आप घर से जो है बिना बताए चले आए हो, और अब तो आपकी मम्मी, मान लो कि आपके घर पे कोई नहीं है और आप निकल गए, भाई सोचे कि चलो अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ, ठीक है। अब आप निकल गए और आपके पेरेंट्स अचानक से आ गए और आपको फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ है, जल्दी बता। अब आप बोले मम्मी मम्मी, तो अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अब आप उस कंडीशन में कैसे सोच रहे हो। अब आप सोचोगे कि क्या बहाना मारूं, ठीक है। पहला बहाना हो सकता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ से फ़ोन आया कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ जल्दी आइए। दूसरा बहाना ये हो सकता है कि वो चार्ट पेपर ख़रीदने आया था, फाइल का पेज ख़रीदने आया था, बस लेकर आ ही रहा हूँ। तीसरा हो सकता है कि दोस्त ने बुला लिया था घर पे, ठीक है। तो उसमें से आप बेस्ट चूज़ करोगे कि अब आप क्या बोलो। अब आप कहो कि चार्ट पेपर वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, पैसे भी हैं, चार्ट पेपर ख़रीद के ले आ दूँगा और फिर कह दूँगा कि प्रोजेक्ट मिला है ठीक है। तो आपने इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी चेक। अब आप कहोगे कि दोस्त के घर चला गया था मिलने, उसके घर पार्टी थी, तो फिर आप घर पे आओगे तो आपको कुटाई नहीं होगी, होगी ही ना। तो आपको इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों चेक करनी होती है, कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है। ओके, डिसीजन मेकिंग में हम लोग करते क्या है, वही सेम चीज़ जो मैंने इसमें बताया। थोड़ा सा इधर आ जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दोस्त के यहाँ पार्टी थी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचो। पॉजिटिव तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है कि पापा अब तो तोड़ेंगे, पटक पटक के मारेंगे तो इसको कट करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड, दोस्त का एक्सीडेंट, पर मेरे सारे दोस्तों को मेरे मम्मी पापा जानते हैं, तो पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, नेगेटिव बहुत सारा है, कट। अब द लास्ट ऑप्शन इज राइट, चार्ट पेपर वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो चूज़ कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग में हम नेगेटिव पॉजिटिव देखकर दोबारा फिर डिसीजन मेक करते हैं, ठीक है। और वर्बल बिहेवियर इज़ द लास्ट वन, जिसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ लैंग्वेजेस इन थिंकिंग प्रोसेस, जैसे इंक्लूड आर्टिकुलेट थॉट, फॉर्मुलेट आर्ग्यूमेंट, एक्सप्रेस आइडिया। जैसे आप अपने दिमाग में, जैसे वर्बल बिहेवियर क्या होता है, जैसे कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश तो कोई भी बोल सकता है, टूटी फूटी भी हो चाहे जैसी भी हो, इंग्लिश बोल सकते हैं, इट्स फाइन। क्योंकि इंग्लिश क्या है, अगर आप बोलोगे नहीं, चाहे कितना भी गलत बोलो, लेकिन बोल के सीख रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। एटलीस्ट वो पर्सन जिससे ज़रा भी नहीं आता और आप टूटी फूटी भी बोल रहे हो, तो आप उस पर्सन से बेटर हो। तो इंग्लिश बोल सकते हैं, आराम से सीखिए, क्योंकि बोलने से ही होगा योगा से ही होगा ठीक है, बोलने से होगा।
जैसे गूगल का ऐड नहीं आता, बोलने से ही सब होगा, तो वही वाला सीन है। अब अपने दिमाग में वो कौन सी लैंग्वेजेस में सोच रहा है, ये मैटर करता है। अब जैसे मान लो कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन मे बी वो हिंदी में ही दिमाग में सोचता हो, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, हम जो भी सोचते हैं हिंदी में ही सोचते हैं। अरे यार कहाँ फंस गया, कोई ये नहीं कहता ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, मुझे तो नहीं लगता कोई कहता होगा ठीक है। तो ये हो गया कि हम कौन सी लैंग्वेज में पहले दिमाग में सोचें, आर्ग्यूमेंट को फॉर्म किए कि हम अब बोलने वाले हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि एक आंसर बताओ, अचानक से आपको एक टीचर आ गए और आपको खड़ा कर दिया, बोला कि जल्दी आंसर बताओ इसका। अब जब आपको इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में आंसर देना है, तो आपको स्टोरी पता है, तो आप लाइन मेंटेन कर रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहे हो कि इट इज़ ऑल द आंसर इज़ लाइक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस दैट ऐसे लगा के आप आंसर बना रहे हो। तो अपने दिमाग में हल्का सा उसका जिस्ट प्रिपेयर करते हो ना कि ये बोलूँगा, समरी जैसा, तो वो आर्ग्यूमेंट फॉर्म करके एक्सप्रेस कर दिया अपने आइडियाज़ को। ये सारी 3 चीज़ें वर्बल बिहेवियर में आती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मना किया था कि मैम आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो, और मैं इस पर काम भी कर रही हूँ। आई होप कि समझ में आ रहा हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म कैन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आज का जो ज़माना है उसमें क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव ही होता है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता मैक्सिमम। सब कोई आपका नेगेटिव ही हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड इट्स गुड कि जितना कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है ना, आप उतने ही ऊपर तक जाते हो, ट्रस्ट में। तो ये चीज़ तो फील भी की है मैंने। तो जितना ही आपके कोई पीछे पड़ता रहे, कि जितनी आपकी कोई कमी निकाले कि ये तुम इसमें गलत हो उसमें गलत हो, ट्रस्ट में आप आगे जाने वाले हो, इतना समझ लो। पूरी दुनिया जब पीछे पड़ जाए, समझ लेना कि अब आप सही रास्ते पे हो ये लाइन तो सबने ही सुनी होगी, मैंने भी बोल दी। ओके, तो अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? ये एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक है, दैट वन यूज टू फॉर्म जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और फैक्ट। लॉजिक, एविडेंस, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में आएगी, ठीक है। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। कुछ भी चीज़ है जो कोई आंसर ना पता, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ आया हो और सबसे डिफरेंट हो, सबसे हटके हो, आपका आंसर सबसे डिफरेंट हो। आपने जिस एंगल से सोचा उसने किसी से ऐसा नहीं सोचा, वही होता है क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, लेट मी राइट समथिंग हियर। मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के आगे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लिखा। आई एम राइटिंग इन माई कॉपी टू क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, आप लोग भी लिख लेना, मैंने नहीं लिखा तो क्या हो गया, आप लोग लिख लो। ओके, चलिए क्रिटिकल थिंकिंग को तो पीछे अभी डीप में डिस्कस करना है, ये तो बस एक छोटा सा मैंने बता दिया। अभी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसके बाद उसकी फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। हाँ, ओके, यूनिट्स ऑफ थॉट क्या है? देखिए, यूनिट्स ऑफ थॉट यानी आप जो सोचते हो वो किन यूनिट्स में होता है। अगर मैं बोलूँ यूनिट्स तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसके टाइप्स पे ही जाके आपको समझाती हूँ कि क्या होता है यूनिट्स ऑफ थॉट। मैं बोलती हूँ इमेज, सिंबल, प्रोटोटाइप, रूल एंड कंसेप्ट। जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 या ओके, सिंबल या ओके। अगर मैं इमेज की बात करूँ ना, तो अगर मैं बोलती हूँ अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने घर के गेट के बाहर खड़े हो, और फिर उस गेट के अंदर आप इंटर किए, अपने रूम में गए, और बताओ कि आपके रूम में मतलब लाइक कितनी खिड़कियाँ हैं, या पूरे घर में कितनी खिड़कियाँ हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि काउंट करके बताओ कि आपके घर में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो आई एम श्योर कि सबको उतना याद नहीं रहता। तो अब जब मैं अपनी आइज़ क्लोज़ करूँगी, आप भी एक बार क्लोज़ करना और इमेजिन करो कि आप अपने घर की खिड़कियों को गिन रहे हो, तो आप कैसे इमेजिन करोगे? एक बार इमेजिन करना 5 मिनट के साइलेंस में। गिन लिया? आई होप हो गया होगा। तो आपने आँख बंद किया तो आपको क्या दिखाई दिया? आपके घर का गेट, आपने इंटर किया, दरवाज़ा खोला, अंदर गए, कितनी खिड़कियाँ थी वो काउंट किया, फिर से अंदर गए और अपने नेक्स्ट रूम में गए, वहाँ की खिड़कियाँ काउंट किया, और ऐसे पूरे घर में काउंट कर लिया आपने कितनी खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि आप इससे क्या कर सकते हो, इमेज, आपकी जो मेंटल इमेज है उससे आप देख पा रहे थे हर चीज़। जब मैंने आंखें बंद की, ऐसा नहीं कि अगर मैंने कहा कि आपका घर इमेजिन करो तो आप कुछ नहीं इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है।
ऐसा नहीं है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर को इमेजिन करो, जब आँख बंद करोगे तो आपको आपका घर आँखों के सामने दिखाई देगा ना। अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा अपने दोस्त को याद करो, उसकी शक्ल कैसी है, आँख बंद करोगे तो उसका शक्ल आएगा ना सामने। तो कुछ भी है आपकी जो मेंटल इमेज है। जैसे अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर आपसे कुछ कहूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, मैं नहीं कभी कभार टीचर्स पढ़ाते हैं और अपने दिमाग में कुछ क्लिक करता है और इमेज बनता है। जैसे अगर किसी टीचर ने कहा कि चाकू, तो अब मेरे दिमाग में चाकू बन रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, विजुलाइज करते हैं हम कि चाकू बन रहा है, ये मेंटल इमेज है। अगर टीचर मान लो डेस्क पे सामने बॉटल नहीं है, पर टीचर बता रहा है कि वो जो मिल्टन की बॉटल होती है, तो मैं मिल्टन की बॉटल अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर सकती हूँ, आंख बंद करके कह सकती हूँ कि अच्छा मिल्टन की बॉटल, वो पिंक वाली या फिर ब्लू वाली ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल इमेज है। अब टीचर पढ़ाते हुए एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डिजिटल बोर्ड होती हैं उसमें यहाँ ये कॉलम्स होते हैं। आप आंख बंद करके इमेजिन कर लीजिए कि यूट्यूब चैनल पे जो टीचर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाती हैं वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा, इफ़ यू हैव सीन दैट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैंगो का सीज़न है, तो आप कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में विजुलाइज़ कर लेते होगे, क्योंकि डायरेक्टली बोला गया है उस चीज़ को। अगर मैंने बोला मैंगो, तो कोई कच्चा मैंगो जो है इमेजिन कर सकता है, कोई कुछ भी, तो इमेज के फॉर्म में आता है कुछ भी। अगर मैंने बोला डक, तो आपकी इमेज आ जाएगी उस चीज़ की। कुछ भी हम अगर बोलते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वो इमेज, जैसे अगर मैंने बोला मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो आप आंख बंद करोगे, आपको वो सारी चीज़ें विजुलाइज होगी, मेंटल इमेजरी, ठीक है। कंसेप्ट देखिए क्या होता है बेसिकली। कंसेप्ट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, यूज टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, इवेंट, फेनोमिना। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ ना। मेंटल इमेज में देखिए सिर्फ इतना ही समझिए कि मेंटल इमेज एक इमेज जब आपके दिमाग में फॉर्म होती है। अगर कोई टीचर कहता है कि सपोज दैट दिस इज़ द डस्टर, तो अगर उसके सामने हाथ में डस्टर है भी नहीं तो भी आप अपने दिमाग में डस्टर बना लोगे, ठीक है। तो अभी पहले समझते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है ना। कंसेप्ट के वैसे 4 टाइप्स होते हैं, इसको हम कभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डीप में। अभी फ़िलहाल के लिए इसका कंसेप्ट जाना ज़रूरी है। ये जो इसके 4 टाइप्स हैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, ओके। इसको अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं। सबऑर्डिनेट्स और सुपर ऑर्डिनेट, फॉर्मल एंड नेचुरल, दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मानते हो। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि फ्रूट, तो आपके दिमाग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सच सच बताओ, मीठा या फिर खट्टा, ऐसा ही होता है ना। अगर मैंने बोला फ्रूट्स, तो या तो वो मीठा होगा या तो हल्का खट्टा होगा या फिर मिक्सचर होगी दोनों की, तो ये फ्रूट की कैटेगरी है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा वेजिटेबल, तो आपके दिमाग में जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि ग्रीन होता है ना, वेजिटेबल ग्रीन होता है। तो अगर मैंने ये बोला वेजिटेबल, तो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन। अगर मैंने बोला कार, तो आपकी आंखों के सामने 4 पहिए आएंगे, क्योंकि कार है तो आप श्योर हो कि 4 पहिया तो होगा ही होगा, 4 व्हील्स तो होंगे ही होंगे उसमें। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसी इवेंट के, फेनोमेना के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज कॉन्सेप्ट। जैसे कार की 4, अगर बाइसाइकिल बोलूँ तो, अगर मैं सिर्फ साइकिल बोलूँ तो सबको पता है कि 2 पहिए वाली साइकिल। अगर किसी छोटे बच्चे को सामने मैं बोलूँ कि बेटा साइकिल, तो वो शायद वो बोले जिसके साइड में सपोर्ट लगा होता है 2 पहिए का, तो वो कुछ और बोलेगा। लेकिन आप तो 2 पहिए वाले चलाते हो ना, कि आप वही सेम चीज़ जो साइड में सपोर्ट होता है वो चलाते हो। वो तो सब सीखते हैं, बाद में सिर्फ 2 पहिए वाले पे आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस चीज़ की। अगर मैं बोलूँ बॉटल, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक प्रॉपर उसकी लेंथ होगी, उसका ढक्कन होगा, उसमें वाटर स्टोर होता है, ये कह सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट होती है कि हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड है, ओके। थर्ड देखिए यूनिट है प्रोटोटाइप। अब देखिए प्रोटोटाइप जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। अब सपोज दैट एग्जांपल देखिए, अगर मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेती हूँ, और आपके दिमाग में जो सबसे पहले आता है वही आपका प्रोटोटाइप है। एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर मैं बोलूँ आपसे फ्रूट, तो अगर आपके दिमाग में एप्पल आया, अगर आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में मैंगो आया, किसी के दिमाग में बनाना आया, किसी के दिमाग में लीची आया, ये सारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र कर रहे हैं। लेकिन मे बी कि वो एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मे बी वो बनाना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मे बी वो मैंगो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई उनका जो प्रोटोटाइप है वो वही हो गया।
और कोई अगर मैं बोलूँ अगर मैंने मैक्सिमम देखा है कि कोई स्ट्रॉबेरी इमेजिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आप उस एरिया से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत ऑफन मिलता हो। आपके आजू बाजू यही मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं, मैंगो मिलेगा, बनाना मिलेगा, लीची मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉबेरी बहुत कम लोग इमेजिन करते हैं। अगर आप वैसे बच्चे हो जिसके आसपास स्ट्रॉबेरी मिलता है ऑफन, मॉल्स में जाते हो तो मिल रहा है, कहीं भी आप देख रहे हो मैक्सिमम वो चीज़ बार बार आप देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा है, तो उसका प्रोटोटाइप स्ट्रॉबेरी होगा। जब मैं बोलूँगी फ्रूट तो वो अपने दिमाग में स्ट्रॉबेरी कैप्चर करेगा, तुरंत उसके दिमाग में क्लिक करेगा कुछ। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ फर्नीचर, यहाँ पे मैंने देखी बनाया है चूहा बिल्ली, ठीक है। मैं अगर बोलूँ फर्नीचर तो किसी के दिमाग में टेबल आ सकता है, किसी के दिमाग में चेयर आ सकता है, ठीक है। तो दोनों का प्रोटोटाइप डिफरेंट हो सकता है आराम से। जो चीज़ आप ऑफन देखते हो उस चीज़ को आपका प्रोटोटाइप बनते देर नहीं लगती। समझ में आ गया? आई होप प्रोटोटाइप इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। रूल्स क्या होता है? रूल्स इज़ गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स एंड हैविंग द लॉजिक और फैक्ट बिहाइंड इट और द रीज़न बिहाइंड इट। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट के रूल्स बता दो कोई। ऑफकोर्स रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है जो कुछ सिग्निफाई करती है। रेड लाइट हमें कहती है रुक जाओ, येलो लाइट कहती है कि रेडी हो जाओ, और ग्रीन पे हम लोग को गो यानी जाना होता है। तो ये जो रूल्स हैं ये अब हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि हमको ट्रैफिक पे रुकना है, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ रूल। सेकंड देख लीजिए कि आप अगर बोल रहे हो कि अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो आप वॉज नहीं लगाओगे, आप श्योर हो? लेकिन आप क्यों श्योर हो कि आप वॉज नहीं लगाओगे जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल ये जो रूल है, ग्रामर का ये रूल है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो इस्तेमाल लगाओगे, वॉज वर नहीं लगाओगे। समझ में आया? ये हो सकता है। ओके, थर्ड देख लीजिए। मैथ्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे मोटे बता दूँ। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अगर माइनस माइनस को इंटू करते हैं तो प्लस होता है। तो ये क्या है? क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट इसके पीछे का रूल है, तो इट इज़ रूल। सिंपली कि रूल है, लॉजिक बिहाइंड समथिंग, इट इज़ रूल। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ थिंकिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में पहला है डिडक्टिव, इंडक्टिव, देन सेकेंड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि बता चुके हैं, ये हर जगह भी देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है वो जेपी गुइलफर्ड के द्वारा 1967 में इन्होंने ये चीज़ बोई थी, गुइलफर्ड के द्वारा, ठीक है। अब देखिए डिडक्टिव इंडक्टिव थिंकिंग में ना हम लोग रीजनिंग कह सकते हैं। जो अगर मैं बोलूँ डिडक्टिव और इंडक्टिव, तो एक चीज़ याद रखना, अभी हम लोग शुरू करें डिडक्टिव इंडक्टिव ना, तो हमारे जो एरिस्टोटल थे ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब क्या बताई, थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या बोला कि एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रीजनिंग। समझ लो इन्होंने ही रीजनिंग ला दिया, जिसकी वजह से अब हम लोगों को हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग पढ़ना पड़ता है और दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ओके, तो रीजनिंग है जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया सिलोजिस्टिक रीजनिंग का। अब व्हाट इज सिलोजिस्टिक? सिलोगिज्म किसने पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा तो तुरंत आप कैप्चर कर लो, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे ये तो मैं जानती हूँ। इसमें ए बी करके होता है एंड देन कंक्लूजन टाइप होता है ना, कि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि अ सिलोगिज्म हैज़ 3 स्टेप, जिसमें पहला क्या, मेजर प्रीमाइस, अ माइनर प्रीमाइस एंड अ कंक्लूजन। कैसे? देखिए, ऑल मेन्स आर मॉर्टल, सारे मैन अमर है। एक सेकेंड, मॉर्टल दैट मीन्स कि अमर नहीं होता, जो जिसकी मृत्यु होना तय हो, ठीक है, नश्वर। सो ऑल मेन्स आर मॉर्टल, सारे मैन क्या है, नश्वर हैं, जितने भी आदमी हैं। और मेल यानी कि पर्सन के लिए शो किया। सोक्रेट इज़ मैन, और सोक्रेट एक मैन है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, सोक्रेट मॉर्टल है, यानी जिसकी डेथ होना तय होती है उसे नश्वर बोलते हैं ना, मॉर्टल। और इमॉर्टल यानी अमर, जिसको कोई मार ना सके। सो ये होता है। तो डिडक्टिव में क्या होता है, बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो ना, ऑल मेन्स आर मॉर्टल, ये ऑल मेन क्या है, जनरल है। और फिर सोक्रेट के बारे में बात किया तो जनरल टू स्पेसिफिक आया। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल आता है। यानी अगर मैं बोलूँ सोक्रेट इज़ मैन एंड ऑल मेन्स आर मॉर्टल, तो पहले सोक्रेट क्या है, पार्टिकुलर है, एंड ऑल मेन्स आर मॉर्टल देन बाद में आया है तो जनरल हो जाएगा।
सो इट इज़ इंडक्टिव थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग. नाउ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. ठीक है. सो जेपी गुइफॉर्ड ने इसके बारे में बताया था और आई होप पहला वाला क्लियर हो गया होगा. तो देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है. बेसिकली मैं अगर बोलूँ एकदम सिंपल शब्दों में कि इसका एक आंसर होता है. जब आप किसी भी क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर ढूंढते हो, कहीं और नहीं भटकते हो कि इसके अलावा भी क्या हो सकता है, आपको पता होता है कि इसका आंसर यही होगा. लाइक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या आप पॉसिबल इसका आंसर ढूंढ सकते हो? नहीं ना. बिकॉज ये क्या है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सिर्फ सिंगल आंसर पे फोकस करता है. जैसे इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली. ठीक है. तो दिल्ली इसका आंसर होगा. तो अब इसके अलावा कोई बच्चा अगर दूसरा आंसर देता है या खोजने की कोशिश करता है, तो क्या ये सही माना जाएगा, एक्यूरेट माना जाएगा? द आंसर इज़ नो. तो कन्वर्जेंट जो होता है ना, उसकी जो एरिया होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है. आप लोग बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है वो बहुत छूट मतलब कंजर्व आप बोल सकते हो इसमें, क्योंकि आप जो है इतने सारे पॉसिबल आंसर्स को नहीं फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो. आपको एक पॉसिबल करेक्ट आंसर चाहिए. ठीक है. डाइवर्जेंट में इसका बहुत अपोजिट होता है. इसमें जो फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं, जो भी आंसर आता है वो बहुत तरीके का आंसर आता है. अब मैं एग्जांपल दूं कि आपकी टीचर क्लासरूम में टीच कर रही है, पढ़ा रही है, और क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ाया और वो जो टॉपिक उसने शुरू किया टीचर ने, वो शुरू मतलब एक्सप्लेन नहीं किया उसे, और सबसे पहले जानने की कोशिश की कि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हो या नहीं. तो उसने पूछा इस टॉपिक के बारे में बताओ. टीचर बोलती है कि बताओ इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हो. एग्जाम्पल ले लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है. तो जो स्टूडेंट्स एक एक आंसर सब लोग नहीं देते हैं कि इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया मैम, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया. तो जैसे कोई एक बच्चा है वो दो या तीन आंसर दे दिया, उसको जितना याद था. फिर उसने मैम ने पूछा और बताओ, उसने कहा मैम बस इतना ही याद है. मैम ने दूसरे सेम क्वेश्चन को दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया, उसने भी 2-3 बताया. तो ये सारे मिल के आपको पता कर देते हैं ना कि ये होता क्या है. फिर मैम ने पूछा कि बताओ आपको अगर मैं बोलूँ पेनिसुलर क्या होता है, तो अगर टीचर ये पूछती है एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो जानने की कोशिश करती हैं कि क्या स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है. तो डिफरेंट आंसर देंगे, कोई कुछ आंसर देगा, कोई सही देगा, कोई गलत देगा. तो जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं. ठीक है. कोई बच्चा बहुत डिफरेंट बताएगा तो मैम उसको फिर समझाएंगी कि बेटा तुमने गलत बताया है, इसका आंसर ये होगा. तो क्लासरूम टीचिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, सबकी डिफरेंट थिंकिंग एक साथ आती है, और फिर मैम जो सबसे बेस्ट होता है आंसर उन सबको बताती है कि नहीं इसका आंसर सबसे बेस्ट है. नहीं, टीचर बोलते हैं कि हाँ 80% क्लोज हो, 70% क्लोज हो, अभी नहीं सही हुआ, अभी और चाहिए, कुछ की कमी है. ऐसे आंसर्स बोलते वक्त स्टूडेंट से टीचर अक्सर कहते हैं ना. तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. जब आप किसी चीज़ को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हो, क्वेश्चन करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, रीज़न जजमेंट देते हैं कि इसका अगर ये आंसर है तो आखिर क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है. ठीक है. तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी लगाते हैं ताकि हम उस आंसर को फाइंड आउट कर पाए ना. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लेट्स सी. इनहेंस क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, प्रमोट सेल्फ असर्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. जब क्लास में पूछा जाता है कोई क्वेश्चन तो बच्चे उसे बहुत क्यूरियस होकर सुनते हैं और अपने क्रिएटिव आंसर्स देते हैं. किसी चीज़ को अगर मैम पूछती हैं तो सारे बच्चे अपना डिफरेंट आंसर देते हैं. सबको क्रेज़ होती है कि सबसे पहले हाथ मैं उठाऊं, और कुछ बच्चे तो होते हैं आधा सुन के ही आंसर देना चालू कर देते हैं. ठीक है. तो सबके डिफरेंट थॉट्स होते हैं और अपनी वो मेंटल एबिलिटी को यूज़ करते हैं उसका आंसर देने के लिए. ठीक है. सेल्फ असर्शन होता है, इससे सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है. बच्चे का ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है वो प्रमोट करता है ये क्रिटिकल थिंकिंग, उन्हें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या होगा आंसर. अगर एग्जांपल ले लो कि मैम कह दे कि ये होमवर्क है, इस टॉपिक के बारे में पढ़कर आना और फिर मुझे बताना, तो बहुत पॉसिबल होगा कि सबके आंसर सेम आएंगे. क्यों? क्योंकि सब के सब तो वही चेप वाले हैं. घर पे जाएंगे, होमवर्क को गूगल पे सर्च किया, कोई यूट्यूब पे सर्च किया, पढ़ के आ गए और सबका सिमिलर आंसर आया. क्योंकि सारे टीचर्स कॉन्सेप्ट तो सेम ही बताएंगे ना, तरीका डिफरेंट हो सकता है बट चीज़ें सेम होंगी.
लेकिन वही चीज़ अगर क्लासरूम में आए तो वो जितना आपको आता है आप उतना ही बता सकते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल में आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते और गूगल नहीं होता है आपके पास कि आप उससे चीटिंग मार के टीचर्स को वो छाप के आंसर दिखा दो कि देखो मैम मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई क्रिटिकल थिंकिंग उस टाइम आपकी एबिलिटी यूज़ होती है। और एक चीज़ है यहाँ पे, देखिए आप जूम करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है EYFS एंड KHDA। EYFS यानी कि अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज और KHDA दुबई में है, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो दुबई की है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो टर्म्स मैंने अभी यूज़ किए, इनका मेन एम ही है कि एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूव करना, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना, वहाँ पे बच्चों को इन्हेंस करना कि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर पाए और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी इस एबिलिटी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर क्लासरूम में एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चे अपना मेजर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं, मैंने भी खुद 11th-12th में कॉमर्स से चूज़ किया था। तो बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है 11th में स्पेसिफिकली, फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस, फीचर्स ऑफ दैट थिंग, और मतलब स्टेजेस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग ये सब कैसे होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा 5 करके ऐसा वेज होता था। तो इन सब के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कहाँ यूज़ होता है, लेकिन हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात है। तो वो क्या है हमारा, वो एक तरीके से रूट लर्निंग हो गया कि हमको टीचर ने बता दिया कि इसका आंसर ये होता है, हम समझ गए कि ठीक है भाई, और हम एग्ज़ाम में पॉइंट्स को भी रट ले रहे हैं, बुक में से 5-6 पॉइंट्स हैं, वही सारी कॉपी में आ रहे हैं, मेरे नंबर भी अच्छा आ रहा है और सब सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में उतरेंगे तो क्या वो 5 ऑब्जेक्टिव, 5 फीचर्स और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे हेल्प कर पाएगा? जब तक मेरी टीचर्स मुझे सिखाएंगे नहीं, एक बोल सकते हैं ना केस स्टडी लेके बताएंगे नहीं, खुद सॉल्व नहीं करवाएंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इट इज़ द फैक्ट। और जब हम 12th में आते हैं तो हम केस स्टडी पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर ही लिखते हैं, जबकि केस स्टडी में अगर ऐसा एजुकेशन की क्वालिटी होती तो एक केस स्टडी आपको दिया जाता और आप उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करके बताते। आपको ये बोला जाता कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। इंस्टेंटली आप अपने दिमाग का यूज़ करके अपने कॉपी पे वगैरह आंसर्स लिखते और फिर उसे टीचर चेक करते, तो आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती। तो हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो 2 अथॉरिटी है वो इसी काम को प्रमोट करती है कि हम बच्चों के एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करें, इन्हेंस करें, ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें सीखने को मिलती है उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दें, ना कि जो रूट लर्निंग है या फिर जो छपा हुआ है उसको पढ़ देना और उसके बाद एग्ज़ाम दे देना। भले ही नॉलेज होना हो, एग्ज़ाम दे के नंबर अच्छे आ जाना, बस यही है उन लोग का मोटो, ठीक है। अब ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप इट इज़ क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। आपको इंपॉर्टेंस वगैरह इतना डीप पे नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका MCQ का पेपर है, आपको पता है क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा कि टेल मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आई एम श्योर। ओके, नाउ आई डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स विथ यू ऑल। आई होप कि मैं एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगी श्योरली। देखिए मेमोरी क्या होती है, मेमोरी भी 3 तरह की होती है। मेमोरी क्या होता है, याददाश्त, ठीक है। 3 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी होती है, टेम्पररी हेल्ड फॉर इमीडिएट यूज़। जैसे कुछ कर रहे हो आप और आपको आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी आपने याद कर लिया अपने काम निकालने के लिए, इमीडिएट यूज़ करने के लिए। उसके बाद जब वो काम ख़त्म हो गया, मे बी वो चेंज हो गया कोई कुछ, तो वो आपने भूला दी। जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि पहले आपका फ़ोन नंबर कुछ और था, आपने अपना फ़ोन नंबर क्यों याद किया, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी में काम देता है। उतने टाइम तक आपने यूज़ किया टेम्पररी, जब तक कि आपका दूसरा फ़ोन नहीं आ गया। जैसे ही अगर आपके मम्मी पापा ने फ़ोन चेंज किया और दूसरा फ़ोन आ गया, नंबर चेंज कर लिया, बंद हो गया वो सिम, दूसरा लेकर आए, तो आप तुरंत उस नंबर को भूल जाते हो 1-2 दिन के बाद, और जो नया नंबर है उसको याद रख लेते हो। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होता है और आप उसे रिकॉल भी कर सकते हो, जैसे कि बुरी मेमोरीज, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो आपके दिमाग में बैठी भी होगी और आप उसे रिकॉल भी कर सकते हो। जैसे शांति से कभी बैठ जाओ, या फिर अब एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेती हूँ कि अगर मेरा कुछ मतलब
स्कूल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी दिखती है मेरे सामने, ऐसा आता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही बुरी चीज़ें क्लिक करती है और मैं भी सोचने बैठ जाती हूँ कि अच्छा ये हुआ था। और बुरी मेमोरी याद तो है ही, उसको रिकॉल भी कर लेती हूँ। अगर मान लो मैंने स्कूल का अपना ड्रेस देख लिया, ठीक है, अपनी स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड देख ली पुरानी वाली, उस आइडेंटिटी कार्ड को देख के मेरी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो तो मुझे याद आएंगी, मैं उसको रिकॉल भी कर पा रही हूँ। ये मेरी परमानेंट मेमोरी है, जो कि मेरी बुरी मेमोरी कहाएगी, ठीक है। अब बुरी मेमोरी नहीं, अच्छी मेमोरी भी हो सकती है, लेकिन फॉर मी इट्स बुरी मेमोरी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो मेरी, क्योंकि अब वो ज़िंदगी भर मेरे साथ चलेगी। जो भी मेरे साथ हुआ वो हमेशा मेरे साथ चलेगा। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उसे इरेज नहीं कर पा रही हूँ। और रिकॉल तो मेरा होते ही रहा, रिविजन होते रह रहा है उस चीज़ का, समझ रहे हो। जैसे कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, वो हम नहीं भूल पाते हैं। फैक्ट्स तो चलो भूल भी जाते हैं, हम डेट भूल जाएंगे कि इस सन में कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस हम कभी नहीं भूलते। लाइक इफ़ समबडी इज़ नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी, कि किसी बंदे को कोई इंसान ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बहुत शक कर रहा है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि उसे उसकी पास्ट की मेमोरी अच्छी नहीं है। मे बी वो किसी पे ट्रस्ट किया और उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा हो, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस उसे कह रही हो कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो दोबारा। वो उसको इंसिस्ट कर रहा है कि देखो दोबारा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, दोबारा आई विल नॉट गोना ट्रस्ट एनीबडी। तो आप उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज़ कहता है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ थर्ड वन, जिसका नाम नहीं सुना होगा, अभी दो ही सुना था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बट वर्किंग मेमोरी भी होती है। वर्किंग मेमोरी देखिए, मैं जूम कर देती हूँ, थोड़ी मेरी राइटिंग अजीब सी है, बट रफ कॉपी है तो थोड़ा मैनेज कर लो। देखो वर्किंग मेमोरी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आप सब ने 10वीं में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, उसे भूल जाते हैं ना, तब तक जब तक मुझे काम ना पड़ जाए। मान लो कि मैं एक कोई पेपर दे रही हूँ ना, और उस पेपर में हमें साइंस का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, भले हम किसी भी स्ट्रीम से हो, एक जनरल क्वेश्चन मिलता ही है, साइंस मैथ्स आता ही, आपको पता होगा, आपका सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट, तो आपको सॉल्व करने को मिल गया और उसमें क्वेश्चन आ गया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भले ही मैं 11th-12th में भूल गई हूँ, अभी भूल गई हूँ, लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठूंगी तो क्योंकि मुझे वो मेरा कॉग्निटिव टास्क है, वो मुझे कम्प्लेक्स टास्क पूरा करना है, तो उस क्वेश्चन को देखते ही मुझे याद आ जाएगा कि अरे ये तो माइटोकॉन्ड्रिया था। ऑप्शन पढ़ते ही मुझे याद आ गया कि अरे फट से लगा दूंगी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वर्किंग मेमोरी वही होता है। वर्किंग मेमोरी हम तभी याद करते हैं जब मुझे एक्चुअल में उसकी नीड होती है। वैसे मुझे याद नहीं रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन तब मुझे याद आ जाएगा जब शायद मेरे को मुसीबत पड़े। जैसे एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि इमरजेंसी नंबर किसी को नहीं याद है ना, अगर मैं बोलूँ कि इमरजेंसी नंबर किसी को नहीं याद है, तो अभी हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, हम लोग को नहीं याद आएगा ना। लेकिन क्या पता मैं किसी बुरी मुसीबत में फंस जाऊं तो तुरंत मुझे याद आ जाए कि अरे हाँ इस नंबर पे फ़ोन करो, कहीं ना कहीं तो देखा था ये नंबर, कभी मोबाइल में गलती से ही डायल हो गया है, कभी गलती से फ़ोन जाने लगा इमरजेंसी नंबर पे, ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो वो अचानक आपको हिट करेगा और आपको याद आ जाएगा कि अरे हाँ यही नंबर तो था, इसी पे तो फ़ोन करेंगे और मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया? तो वो मेरी वर्किंग मेमोरी होगी। आई होप समझ में आया हो आपको कि आखिर वर्किंग मेमोरी होती क्या है। नाउ स्ट्रैटेजीज, लेट्स डिस्कस सम स्ट्रैटेजीज, राइट। स्ट्रैटेजीज टू इन्हेंस मेमोरी। अब मेरा तो ऑफन सा ये सवाल रहता है, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लॉन्ग टर्म मेरी मेमोरी होती है, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ही होते हैं, बाकी मुझे कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, मेरे जितने भी साइकोलॉजी के टीचर्स या फिर कोई भी टीचर होता है कि सर हाउ टू बूस्ट मेमोरी, कि मेमोरी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमको कुछ नहीं याद नहीं होता है। हम तो अपने कोर्स की चीज़ों को भी, अगर हेडिंग भी है कुछ उसे नहीं समझा है तो हम कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमको याद नहीं होता है। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है, क्योंकि एक्चुअली टीचर्स क्या होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि समझो समझो समझो, ऐसे करते करते उसकी आदत पड़ जाती है समझने की। एंड इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि समझ रहा है सामने वाला। बट द रीज़न इज़ कि जब वो जब किसी ऐसी कंडीशन में होता है जब उसे पॉइंट्स ही याद करने होते हैं, लाइक बोर्ड में स्पेसिफिकली आप अपने कितने भी पॉइंट्स लिख दो, टीचर्स को जो सेलेक्टिव आंसर मिला होता है उन्होंने वही मिलाना है, चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा हो। और ट्रस्ट में यही होता है, बोर्ड में टीचर्स को जो स्लिप मिली होती है उनमें लिखा होता है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने से ही लिखे और इवन आप सही भी लिखे हो तब भी आपको वो गलत कर देंगे, क्योंकि उनमें का जो आंसर शीट उन्हें प्रोवाइड है कि आपको इसी बेस पे चेक करना है, वो आपका मार्क्स कट करके आपको 0 दे देंगे।
तो उस टाइम पे फिर रोना गाना होने लगता है कि हमको पता होता है कि अरे हमको तो बिल्कुल याद करने की आदत नहीं है, 1% भी याद नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी होता है इफेक्टिव इनकोडिंग ना। जैसे हम किसी चीज़ को मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फ़ोन नंबर हम कैसे याद करते हैं, लाइक किसी का फ़ोन नंबर है 8874, ठीक है, तो कैसे मैंने बोला कैसे, देखो 887, यानी मैंने ऐसे थोड़ी बोला है कि 8800, ऐसा कुछ डिजिट मैंने नहीं बोला। मैंने कैसे बोला, डिजिट को चंक्स में डिवाइड किया कि अगर 10 नंबर के जो है, अगर 10 नंबर का जो मोबाइल फ़ोन है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला 88, फिर 36 बोल दिया, फिर 56 बोल दिया। ऐसे मैंने अपना मोबाइल नंबर याद किया हुआ है, मेरे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर याद किया है। एक एग्जांपल दिया मैंने, जिसका भी मोबाइल नंबर मतलब होगा वो भी ऐसे ही याद किया होगा, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव इनकोडिंग। दूसरा मेथड होता है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। ये तो बच्चों में आपने देखते होगा, जैसे कोई टॉपिक होते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, उनको ऐसे याद होता है, तो वो कंटिन्यू उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो रिपीट करते रहते हैं, सेम सेंटेंस को बहुत बार रिपीट करेंगे। कहते हैं ना कि 4-5 बार पढ़ो उसे, तो वो बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, 100 बार रटेंगे उसके बाद उन्हें उतना पॉइंट याद हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं लिख के। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिख के प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, तो बार बार हम लिखते रहते हैं कि अच्छा ये याद हो जाएगा। ये मेथड होता है अपनी मेमोरी को इन्हेंस करने का, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। थर्ड वन देखिए, विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होता है, जैसे आपने कंसेप्ट मैप सुना होगा, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ताकि हमारी कॉपी जो होती है वो, जैसे भरा भरा कोई कॉपी है जिसमें आप पैराग्राफ्स लिखे हो, उसको आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपको कभी पढ़ना है तो आपका मन भी नहीं लगेगा। लेकिन उसी को आप बादल में बना के कुछ लिख दिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह करके लिख दिया, डायग्राम बना दिए, तो वो विजुअल एड के अंतर्गत आएगा और वो आपको छोटा सा होता है, दैट्स वाई वो याद हो जाता है। कंसेप्ट मैप भी उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नाउ एक्टिव रिकॉल। व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? इंगेज इन एक्टिव रिवाइवल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय टेस्टिंग योरसेल्फ, री रीडिंग। एग्जाम्पल ले लो कि किसी की मम्मी जो है किसी को पढ़ाती है, छोटे बच्चों को मेरे पेरेंट्स भी मुझे पढ़ाएं, मेरी मम्मी भी मुझे पढ़ाती थी। इवन वो मुझे जब तक पढ़ाई है तब तक तो मेरा मार्क्स इतना अच्छा आया, और फिर जैसे ही मैं अपने से पढ़ना चालू की थी तो मुझे 1 साल तो झटका फेस करना ही पड़ा। उसके बाद मैं खुद से मतलब पढ़ने लगी। तो अब क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, मान लो मम्मी किसी को पढ़ा रही हैं, तो वो जब वो याद कर लेता है बच्चा, तो उससे मम्मी कहते हैं चलो लाओ मैं तुम्हारा पूछती हूँ, ठीक है। और उससे फिर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, उससे वर्ड मीनिंग पूछी जाती है ना। तो उसको क्या होता है, आप री रीड कर रहे हो उस चीज़ को। या तो आप अगर खुद से पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 महीना बीत गया, आप उसे दोबारा पढ़ रहे हो कि अरे मुझे याद है कि नहीं, तो आप अपने से क्वेश्चन करने लगे या री रीडिंग करने लगे, आपको लगा अरे ये सारे टॉपिक्स तो दिमाग से ही उड़ गए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपके साथ ऐसा होने लगा, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल से भी टाइम टू टाइम, जैसे मान लें एक चैप्टर आपने पढ़ा, 4 दिन बीता, फिर एक चैप्टर वही सेम चैप्टर पढ़ लो, इससे क्या होता है आपको याद रहता है लंबे समय तक, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, यूटिलाइज मल्टीपल मोडालिटीज। व्हाट इज दैट? लेट्स सी। देखिए, इनकॉर्पोरेट ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक लर्निंग टेक्निक्स टू रिफ्रेन मेमोरी रिटेंशन। जैसे क्या होता है, हम उसमें लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, जैसे इनकॉर्पोरेट ऑडिटरी। अब देखो मैंने बोला कि जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो आपको ज़्यादा याद होता है इंस्टेड ऑफ लुकिंग समथिंग इनटू द कॉपी। जैसे एग्जांपल कि आप खुद से पढ़ रहे हो, वो भी चुपचाप पढ़ रहे हो, सिर्फ देख रहे हो उस चीज़ को, उससे आपको मान लो 50% याद हुआ। लेकिन जब आप यूट्यूब चैनल से आपको कोई टीचर वही सेम चीज़ बोल रहा है तो आपके कान में जा रहा है, उससे आपको मैक्सिमम होगा। आप देख रहे हो यानी आप देख भी रहे हो, ये साइंटिफिक है, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन होता है आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो ये स्पैम ऑफ अटेंशन आपका ज़्यादा होता है उस पर। कैसा होगा, आप देख रहे हो, एक तो आप कॉपी में लिख भी रहे हो यूट्यूब चैनल पे जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स बोल भी रहे हैं, तो विजुअल भी हो रहा है एक तरीके से, आपका सुनना भी हो रहा है और आपका प्रैक्टिस भी हो रही है, लिखना भी हो रहा है। तो ये क्या होता है, यूटिलाइज मल्टीपल मॉडल। आप डिफरेंट चीज़ों का सेम साथ में कर रहे हो, लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो इससे भी आपका याद होता है, ठीक है। और मेरे टीचर्स भी कहते थे सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए सुनो पहले, ओके। इसलिए टीचर्स को सुननी चाहिए आपको अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त, इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग।
की कंपोनेंट्स जैसे कि एनालिसिस हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, लॉजिक कंक्लूजन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर सम की कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ना, अगर मैं बोलूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि आप सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चन, सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव. अगर आप अपने टीचर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूछा करो, जैसे टीचर्स बार बार बोलते हैं पूछो मुझसे, अगर कुछ नहीं आ रहा तो पूछो. वो इसलिए बोलते हैं ताकि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं. सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जैसे कि आप एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट ब्रॉडर व्यू में देखो, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो. लाइक एग्जांपल, आपको कोई केस स्टडी ही मिलती है, तो मेरा खुद का जो पर्सपेक्टिव होगा, मैंने अगर बोल दिया कि कोई ऐसा स्टोरी सुनाई आपको, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा स्टोरी को सुन के कि इसका मॉरल क्या हो सकता है, वो डिफरेंट होगा, राइट. सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ना देखा है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखो. इतने सारे पीओवी जब साथ में जोड़ते हैं तो वो आपका डाइवर्स पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है, क्वेश्चन पूछना, उसके बाद सबके व्यू पॉइंट से देखना. थर्ड, प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, प्रैक्टिस करो. ठीक है. एंड देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि डिबेट्स में पार्ट लो, क्वेश्चन आंसर अगर हो रहा है तो उसमें पार्ट लो. इससे क्या होती है, आपकी एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग ही डेवलप होती है. जैसे अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा है और पढ़ा दिया है उसने, तो आप क्या कर रहे हो, उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो. टीचर्स आपसे पूछ रहा है, आप उससे आंसर कर रहे हो. आपको कोई डाउट है, आप टीचर से पूछ रहे हो, वो आंसर कर रहे हैं. डिबेट हो रहा है, ग्रुप डिबेट हो रहा है या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है. ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक पॉइंट पे कोई पर्सन बोलता है तो दूसरा वाला अपना व्यू पॉइंट देता है पूरे ग्रुप से. तो क्या होगा, ये डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है, राइट. नाउ इन सारी एबिलिटी से क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी मेंटेन होती है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स सी द इमोशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. वैसे ये इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे पढ़ाना था, दैट्स व्हाई मैं पढ़ा रही हूँ. इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑन क्रिटिकल. देखिए, इमोशन का क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, एंड इट इज़ सो ट्रू. आप इसे बोल नहीं सकते कि अरे नहीं मैं तो बहुत न्यूट्रल हूँ, ऐसा नहीं होता है ना. जैसे पर्सपेक्टिव बायस ना, अगर मान लो कोई टीचर है, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ, कोई टीचर है वो किसी एक स्टूडेंट को बहुत मानता है, सीधी बात है, तो उस स्टूडेंट को वो क्यों थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा, राइट. अगर मान लो कि वो बुक नहीं लाया है तो चलो बैठ जाओ, और बाकी अगर कोई नहीं आया तो उसको एक स्टिक पड़ रही है, तो पर्सपेक्टिव बायस है. वहाँ पे टीचर्स का जो नज़रिया है उसकी वजह से वो बायसनेस क्रिएट हो रही है, वो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो रहा है. वो बच्चों में डिफरेंस करें क्योंकि मे बी उनका पर्सनल रिलेशन है. मान लो टीचर के रिलेटिव कोई हैं, वो इस कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, उनके चाचा लगते हैं कोई टीचर या मामा लगते हैं, ऐसा करके, और वो कहते हैं सारे बच्चे से फ्लेक्स कर रहा है वो कि देखो देखो मेरे मामा हैं, वो मेरे मामा हैं, ठीक है. अगर ऐसा वो कहता है तो फिर मे भी चांसेस हैं कि अगर वो बुक नहीं लेकर आता है, तो अगर ऐसा पनिशमेंट वाला सीन है क्लासरूम में, तो उसके मामा उसको पनिश नहीं करेंगे. मे बी उसके चक्कर में सारे क्लासेस को बैठा दें कि ठीक है आज माफ़ कर देता हूँ कल से, और फिर कल वो बुक लेकर आ गया तो कल वाले बच्चों को पीट दिया उन्होंने. तो सारे बच्चों को समझ में आता है कि ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर आपका टीचर 100 के 100 दिन आपको मार रहा है और एक दिन आपको छोड़ रहा है जस्ट बिकॉज आपका जो भांजा, राइट, वो नहीं बुक लेकर आया, तो सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है. भले ही वो बचते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो फील द सेम थिंग, राइट. तो पर्सपेक्टिव बायसनेस है. मोटिवेशन, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग का. एग्जाम्पल ले लो कि आप कुछ कर रहे हो, अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव को दे रहे हो, आप अपने ओपिनियन दे रहे हो क्लासरूम में, और टीचर आपको डांट के चुप कराते थे कि चुप करो, मुझसे ज़्यादा जानते हो. ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने आगे सुनते नहीं. अगर स्टूडेंट कहता है कि सर ऐसे आंसर क्यों आया, ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है, मैथ्स का ही अगर मैं बात करूँ कि इससे तो सॉल्व हो सकता है, तो कहते हैं चुप करो, बैठो, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, कोचिंग का कोचिंग में देख लेना. होता है ऐसे ही टीचर्स बोलते हैं, राइट, कि कोचिंग वाले सर जैसे पढ़ाएं वैसे मत पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो. तो कन्फ्लिक्ट होता है. तो मोटिवेट नहीं कर रहे हैं अगर आपको टीचर्स, आपको डांट के चुप करा के बैठा दे रहे हैं कि तुम्हारा ओपिनियन किसी ने मांगा नहीं, मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो आ जाओ तुम यहाँ पे, मैं बैठ जाता हूँ स्टूडेंट कॉर्नर में. टीचर्स का काफ़ी टाइम ये रिएक्शन होता है. अगर बच्चा उनसे थोड़ा सा आंसर देना चालू कर दे कि वो पढ़ा रहे हैं, टॉपिक का नाम लेकर सर मैं बताऊंगा, तो टीचर्स बहुत ऑफेंड होते हैं उस चीज़ को लेके. तो लैक ऑफ मोटिवेशन, की मोटिवेशन है ही नहीं, आपको टीचर ही चुप करा रहा है, तो मे बी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग
एबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी। आप फिर सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उतना ही पता है जितना टीचर, अगर टीचर बोला दिन है तो आप भी बोल रहे हो दिन है, टीचर बोला रात है तो आप भी बोल रहे हो रात है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी गायब हो जाती है इससे, लैक ऑफ मोटिवेशन अगर रहता है। वहीं अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चा उसको दूसरा आंसर बता रहा है, दूसरी तरीके से बता रहा है, तो मे बी वो टीचर्स को मोटिवेट करके बोले कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आओ ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करके सबको समझा दो। तो वो टीचर क्या होता है, वो बच्चे को मोटिवेट करता है, ना कि उसे चुप करा के बैठाता है। तो उस कंडीशन में बच्चा और मतलब और नए नए ट्रिक्स लेकर आता है, घर से सीख कर आता है कि मैम को तो बताऊंगा, ये वाला तरीका मैम को बताऊंगा, मैम को तो पता ही नहीं है, सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, सब लोग मेरे लिए क्लैप करेंगे। तो स्टूडेंट्स का वो तरीका होता है, राइट। तो वो भी वे ऑफ मोटिवेशन है। ये भी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है, अगर अच्छे से हुआ नहीं या फिर बुरी तरीके से हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल कि क्लास के स्टूडेंट्स को जो टीचर ने डिसीजन ले लिया, राइट, उसी पे चलना है। मान लो कि वो कुछ और कह रहे हैं तो वो नहीं सुनेंगे टीचर्स, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टीचर ने कहा यही कहना है, यही करना है, तो यही करना है। तो बच्चा अगर अपना अपना फिर से अगर व्यू पॉइंट लाता है, ओपिनियन लेकर आता है, खुद कुछ करना चाहता है उस चीज़ को लेके, मान लो एग्जाम्पल कि क्लास में वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है और वो टीचर्स को जाके बोलता है कि सर ग्रुप डिस्कशन कराएं, जीडी हो जाए। वो डिसीजन लेता है इस चीज़ को लेके कि क्लास में ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत है सर, और वो जाके टीचर्स को बोलता है। टीचर्स को बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है, और अगर जीडी हो गया तो फिर मेरा कोर्स पीछे रह जाएगा, तुम लोग का टेस्ट भी आ रहा है तो नहीं करवाएंगे हम। उस कंडीशन में भी उस स्टूडेंट का क्या होता है, लैक हो जाता है उस चीज़ को लेके। फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगा आपके पास, अगर आप इस तरीके से कहोगे तो वो तो डरेगा ना कि आप फिर उसे 4 बार सुनाओगे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, और कुछ ऐसा पर्सनल इशू है अगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इंटरपर्सनल देख लीजिए कि अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट है, मान लो उनका कुछ पर्सनल ग्रजेस है, ठीक है, वो दिल में कुछ एक स्टूडेंट के लिए रखें कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, मान लो अगर कोई टीचर ऐसा है। उस कंडीशन में बच्चे की हर एक बात को डिनाई करना टीचर का एक मेन पर्सपेक्टिव हो जाता है। लाइक अगर वो स्टूडेंट सही भी कर रहा है, तुम क्यों ऐसा करो, मतलब उसको अलग ही डांट पड़ रही है, समझ में, हर चीज़ में डांट पड़ रहा है। वो कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी डांट पड़ रहा है, कुछ कर रहा है तो भी डांट पड़ रही है। तो उस बच्चे का भी फिर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी मेंटेन कभी नहीं हो पाएगा, और जो होगा भी वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ टीचर्स, ठीक है। क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका पर्सनल रिलेशन कुछ ख़राब है उनसे, मे बी वो कभी चिल्ला दिया था उस टीचर पे बच्चा, तो अब उसकी क्लास में जितनी बार भी वो आ रहा है वो उससे बदला ले रहे हैं, ऐसा समझ लो मैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फैक्टर। अब आप देखिए इंटीग्रेट इमोशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कोलैबोरेट डिसीजन मेकिंग, ये सारे जब हम इमोशन और क्रिटिकल थिंकिंग को इंटीग्रेट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, फिर क्या होता है, इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन। अगर एक टीचर समझ के रहे, उसे पता रहे कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मेरे पर्सनल दुश्मनी क्लासरूम में नहीं निकालनी, उसकी कॉपी साइन करते वक्त नहीं निकालनी, उसके एग्ज़ाम की कॉपी साइन करते वक्त नहीं निकालनी, उसको क्लासरूम में इस तरीके से चिल्ला के सबके सामने बेइज्जत करना नहीं है, इस तरीके का अगर वो समझ ले खुद से, ठीक है, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब इमोशनल क्रिटिकल थिंकिंग एक साथ। अगर टीचर समझ ले कि जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, वो जो चीज़ कह रहा है जीडी करवाने के लिए, मान लो बच्चा कह रहा है ग्रुप डिस्कशन, तो वो भी कभी ना कभी टाइम निकाल के ग्रुप डिस्कशन करवा दे, ताकि वो फिर स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि यार आज के बाद तो मैं टीचर से बात नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी चीज़ के लिए बोलूँगा कि सर ये करवा दीजिए। जैसे मान लो कि कोई इवेंट करवाना चाहता है बच्चा ना, और वो जा रहा है अपना बताने के लिए व्यू कि सर डिबेट कैसा रहेगा, इस बार डिबेट करवाते हैं ना स्कूल में, तो प्रिंसिपल मैम से कहती है चुप रहो, हम लोग के स्कूल में ये सब नहीं होता, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर ऐसा बोलती हैं तो क्या होगा बताओ, वो नहीं आएगा दोबारा। लेकिन अगर आप डिबेट करवाते हो तो वो बार बार आएगा, क्या पता वो कुछ और नया चीज़ों को लेकर आए, क्या पता वो दूसरे स्कूल के लोगों को भी बुलाना चाहे इस डिबेट में, ठीक है, क्या पता वो कहे कि मैम इस बार अगर पेरेंट्स भी आएंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना, बच्चे कितने मोटिवेट हो जाएंगे, उनको भी बुलाइए ना, उनको कोई फंक्शन अटेंड करवाइए ना। वैसे इतना भी नहीं मानते हैं बात, ठीक है कोई नहीं मानेगा, लेकिन थोड़ी चीज़ों को मान सकते हैं। जैसे कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर डिबेट हो रहा है,
ग्रुप डिस्कशन हो रहा है सबके सामने, सब देख रहे हैं कि कैसे बच्चा बोल रहा है, पोइट्री कंपटीशन हो रही है, सो इट कैन बी सीन कि बच्चा मोटिवेट होता है उस चीज़ को लेके। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या क्या होती है, जैसे कि एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना आंसर को कि कितना सही है कितना गलत, सिंथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्व, डिसीजन मेकिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन। जब आप सॉल्व कर लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद आपको पास आर्ग्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को प्रूव कराना है आपको, तो उसके लिए आपको प्रूव कराने के लिए क्या करना है, आर्ग्यू करना पड़ेगा। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे को मतलब वो एक अपना पॉइंट रख रहा है, दूसरा अपना पॉइंट रख रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि सामने वाला चाहेगा कि मैं ही सही प्रूव हूँ, इसके लिए वो क्या करेगा, एज अ डिबेट हो जाएगा ना दोनों के बीच में। दो लोग आर्ग्यू करेंगे कि अपने अपने पॉइंट्स रख के अपने फैक्ट्स बताएंगे कि मैंने ये जो किया था ये इतनी बार सही हुआ था, पास्ट में भी सही हुआ है मैम, मेरे वाला को चूज़ करो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होती हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को रिजिड माइंड मत बनाओ। अगर आपको मान लो कि पोइट्री आती है और आपको डिबेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसा मत बोलो कि यार मैं डिबेट में बहुत बुरी हूँ, मैंने तो पार्ट नहीं लेना, मैं तो सिर्फ पोइट्री में ही पार्ट लूँगी। ऐसा मत बोलो, क्योंकि फिर आप फ्लेक्सिबल कभी नहीं हो पाओगे। आप तो फिर हर चीज़ में ना बोलोगे कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं कर रही। ओके, ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए, विजुअलाइजेशन एंड रिस्क टेकर। अगर आपको पता है कि आपके साथ ये होने वाला है, अगर मे बी अगर आप मान लो क्रॉस चेक करवाएं, जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम होता है कि आपका नंबर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है लेकिन नंबर कम आते हैं, तो बच्चे नहीं करते, मे बी उनका हो सकता है, लेकिन वो नहीं करते क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीचर्स मेरा मार्क्स ही काट लें। होता है ना, क्योंकि टीचर अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत सारी तरीका निकालता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि टीचर ने कॉपी ढंग से नहीं चेक की। समझ में आ गया? ओके, द लास्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग थिंकिंग स्किल्स। तो वो हमारा हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, इंगेज विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एक पीओवी पे मत लटको, सिर्फ तुम्हारा नहीं सबका मैटर करता है। आस्क क्वेश्चन, इनकरेज करो, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, कोलैबोरेट करो, कम्युनिकेट करो। दीज आर सम वेज बाय विच यू कैन एनहेंस योर थिंकिंग एबिलिटी. So finally, one short video is completed. Thank you so much for watching these videos. For more videos, subscribe to the channel. Ram Ram.